हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर। और आज की क्लास में अपन देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। और इस पीयूष ग्रंथि को पढ़ने से पहले अपन को ये समझना होगा कि पीयूष ग्रंथि किसके अंतर्गत आती है। यानी कि जो अंतःस्राव ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा होती है बहिःस्रावी ग्रंथियां। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर कौन सी ग्रंथि आती है? पीयूष ग्रंथि। पहले आप यूँ समझिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है। यानी कि ऐसी ग्रंथियां जिनसे स्रावित पदार्थ सीधा रक्त में पहुंचता है और रक्त के माध्यम से शरीर के संपूर्ण अंगों तक पहुंचता है। अर्थात ऐसी को ग्रंथियों में नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहलाती है। और इन अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ऐसे बहुत सारी ग्रंथियां आती हैं। तो इसको समझने के लिए अपन सबसे पहले देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि के ऊपर कंडीशन की बात करें, उसकी स्थिति की बात करें तो ये अपने कहाँ पाई जाती है, अपने बॉडी में कहाँ पाई जाती है। तो ये मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के आधारीय भाग, यानी कि जो मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस होता है, उस हाइपोथैलेमस का जो आधारीय भाग होता है, बेस वाला भाग होता है, उसको अपन बोलते हैं इन्फंडिबुलम। क्या बोलेंगे? इन्फंडिबुलम से जुड़ी हुई एक अस्थि होती है, उसका नाम है स्फेनॉइड अस्थि। के से एक गड्ढा पाया जाता है और उस गड्ढे को अपन बोलते हैं सेला टर्सिका। यानी कि अब इसकी कंडीशन क्या हो गई? ये मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के आधारीय भाग यानी कि इन्फंडिबुलम से जुड़ी हुई सेला स्फेनॉइड अस्थि के सेला टर्सिका गर्त में पाई जाती है। समझ में आ गया होगा इसकी कंडीशन। अब देखिए, इस ग्रंथि का उपनाम भी है, इसका उपनाम भी है और इसका उपनाम होता है मास्टर ग्रंथि। क्या कारण है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो पदार्थ होते हैं, इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो पदार्थ हैं, जो हार्मोन होते हैं, अन्य ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखते हैं। यानी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो पदार्थ होता है, ये अन्य ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर इसके बाद के शेप की, इसका आकार कैसा होता है, तो मटर का जो बीज होता है, यानी मटर का जो दाना होता है, उस मटर के दाने के आकार की होती है। बात करें अपन इसके व्यास की, तो ये लगभग 1.3 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 1.3 सेंटीमीटर। और अगर इसके वजन की बात करें तो पुरुषों में इसका वजन 0.5 से 0.6 ग्राम होता है, वहीं महिलाओं में इसका वजन 0.6 से 0.8 ग्राम होता है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर अपन आगे बात करें कि पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी इसका उत्पत्ति मतलब किससे हुई है, तो आपने भ्रूणीय जनन स्तर देखा होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उनमें से एक है एक्टोडर्म और इसी एक्टोडर्म से पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब देखिए, जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होगा एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा होगा न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस का मतलब होगा अग्रपाली और न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब क्या होगा? पश्चपाली। यानी कि अग्रपाली और पश्चपाली, इन दोनों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, अग्रपाली के तीन भाग, पार्स ट्यूबरोलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टलिस, तीन भागों में बांटा गया है। इसमें जो पार्स ट्यूबरोलिस होता है, इसमें किसी भी प्रकार के हार्मोन का स्रावण नहीं होता, जबकि पार्स इंटरमीडिया है, उसके द्वारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि MSH का स्रावण होता है। इसी प्रकार पार्स डिस्टलिस, इससे लगभग 6 प्रकार के हार्मोन का स्रावण होता है। इसी प्रकार न्यूरोहाइपोफाइसिस को भी तीन भागों में बांटा गया। आप देखिए, पीयूष ग्रंथि की संरचना देखिए, इसमें देखिए ये मुख्य रूप यह अपना हाइपोथैलेमस भाग हो गया ऊपर वाला, और इस हाइपोथैलेमस का ये जो आधारीय भाग होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इन्फंडिबुलम। और इससे ये जुड़ी हुई क्या है? मटर के दाने के आकार की पीयूष ग्रंथि है। और इस पीयूष ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया है। एक होगी इसकी अग्रपाली और दूसरी क्या होगी? इसकी पश्चपाली। देखिए, जो अग्रपाली है, इसको तीन भागों में बांटा गया है, पार्स ट्यूबरोलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टलिस। इसी प्रकार देखिए, इसमें पश्चपाली को भी तीन भागों में बांटा गया है, पार्स नर्वोसा, मीडियन एमिनेंस और इन्फंडिबुलर ग्रंथ। समझ में आ गया होगा। यानी कि पीयूष ग्रंथि को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए, इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को देखेंगे।
इसमें सबसे पहला जो हार्मोन है वो होगा जीएच हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन। इस ग्रोथ हार्मोन को अपन वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वृद्धि हार्मोन। अब देखिए जो ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन है ये करता क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि शरीर में वृद्धि का मुख्य प्रेरक यही होता है, और अस्थियों, पेशियों और कोशिका विभाजन, इन सब की वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होगा? ग्रोथ हार्मोन ही होगा। इसके अलावा इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस दोनों क्रियाओं को बढ़ाता है, यानी ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण करता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या करता है? अमीनो अम्लों से ग्लूकोज का संश्लेषण करता है। समझ में गया? अब देखिए अगर बॉडी में मान लीजिए अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है, अगर जीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग होते हैं? इसमें देखिए सबसे पहला रोग बोनापन या डॉर्फिज्म रोग होगा। इसमें क्या होता है कि अगर इसका अल्प श्रावण होता है तो व्यक्ति बोना रह जाता है और नपुंसक होने की भी संभावना होती है। और इस प्रकार का जो रोगी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मिजेट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मिजेट्स। और वयस्क में होने वाले इस रोग को अपन क्या बोलेंगे? एटिलियोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटिलियोसिस। यानी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला पहला हार्मोन हो गया ग्रोथ हार्मोन। और इस ग्रोथ हार्मोन की कमी से अगर मान लो इसका अल्प श्रावण होता है तो रोग होता है बोनापन या डॉर्फिज्म। यदि जब बच्चों में ये वाला रोग होता है किसी व्यक्ति में तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मिजेट्स। और बड़े लोगों में अगर मान लो ये वाला रोग होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एटिलियोसिस। ठीक है। अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन की अगर अधिकता हो जाती है, अगर ग्रोथ हार्मोन अगर अत्यधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है तो कौन सा रोग होगा? पहला एक रोग है जिग्नेटिज्म। क्या होगा? जिग्नेटिज्म, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं महाकायता। और इसमें क्या होता है कि जब पीयूष ग्रंथि से अगर जीएच हार्मोन का स्रावण अत्यधिक मात्रा में होने लग जाता है तो व्यक्ति 7 से 8 फुट लंबा हो जाता है। यानी इसको अपन यूँ बोल सकते हैं भीमकाय रोग, यानी भीम के नुमा व्यक्ति बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। अगला रोग है एक्रोमेगेली, ये जिसको अपन बोलेंगे अग्रातिकायता। यानी कि वयस्क अवस्था में जीएच के अतिश्रावण से जबड़े की हड्डियां लंबी व चौड़ी हो जाती है, जिससे व्यक्ति का शरीर कुरूप व बेडौल हो जाता है। और इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्रोमेगेली। समझ में आ गया होगा? आगे देखिए एक नोट लिखा हुआ है कि कभी कभी कशेरुक दंड के झुक जाने से व्यक्ति में कुबड़ आ जाती है, जिसको अपन फाइकोसिस कहते हैं। सही बात है। अपन देखते हैं गाँव में बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब झुक कर चलते हैं, उनमें कुबड़ आ जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को फाइकोसिस। अगला जो रोग है देखिए साइमंड रोग। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से बढ़ने के बाद में भी क्या होता है? जीएच का स्रावण कम हो जाता है, तो ऊतकों के नष्ट होने की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाती है, जिससे व्यक्ति जल्दी ही कमजोर और वृद्ध होने लगे जाता है। समझ में आ गया होगा? अब देखिए पीयूष ग्रंथि से अगला जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। देखिए इसमें क्या होता है कि इस हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट हार्मोन भी है कि यह हार्मोन अंडाशय व वृषण की क्रियाशीलता व परिपक्वता को प्रेरित करता है। यानी कि बॉडी में पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अंडाशय व वृषण की क्रियाशीलता व परिपक्वता को प्रेरित करता है? तो कौन सा होगा? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होगा। और यह हार्मोन के स्राव मतलब इनसे हार्मोन के स्रावण को भी क्या करता है? ये प्रेरित करता है। लेकिन ये जो जीटीएच हार्मोन है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है एफएसएच और दूसरा होगा एलएच। देखिए एफएसएच का मतलब क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एलएच का मतलब होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिए जो ये एफएसएच हार्मोन है इसका मुख्य कार्य क्या है कि नर में शुक्राणु व मादा में फॉलिकल की वृद्धि को प्रेरित करता है। नर में शुक्राणु को और मादा में फॉलिकल की वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होगा? एफएसएच। अर्थात यानी ये हार्मोन क्या करता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण को प्रेरित करता है ना। इसलिए इस हार्मोन को गैमेटोकाइनेटिक कारक भी कहा जाता है। यानी गैमेटोकाइनेटिक कारक के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है? बता दोगे ना? ठीक है। अगला है एलएच हार्मोन, इसको हम बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह हार्मोन नर में लैंडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करता है, कर
एंड्रोजन अर्थात नर हार्मोन को प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि ल्यूटिनाइजिंग मतलब लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन या नर हार्मोन को प्रेरित करता है। साथ ही इसका मुख्य कार्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होगा, तो कौन सा बताओगे आप, LH हार्मोन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम बताओ, तो क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके साथ ही ये कार्पस ल्यूटियम के विकास व प्रोजेस्टेरोन के विकास को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। बता दोगे। अगला हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि की वृद्धि व नियमन का कार्य करता है। ठीक है। अगला है ACTH, यानी एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका भी ये हार्मोन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स को नियंत्रित करता है, अर्थात कॉर्टेक्स पार्ट की वृद्धि एवं उससे निकलने वाले हार्मोन पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, बता दोगे। अगला जो हार्मोन है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन को इंटरमीडियन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली है पार्ट्स इंटरमीडिया, उसका एक भाग मध्य वाला भाग है पार्ट्स इंटरमीडिया, उससे यह हार्मोन स्रावित होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडियन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। ये क्या करता है कि त्वचा कण मेलेनिन को फैलाकर रंग को गहरा करता है, और त्वचा पर अगर मान लो चकत्ते या तिल बनते हैं तो इसको भी प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा हो गया, FMSH। ठीक है। अगला है LTH, या इसको लैक्टोजन हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है कि गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि को प्रेरित करता है। गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये दुग्ध का निर्माण और दुग्ध स्रावण को भी प्रेरित करता है, इसलिए इस हार्मोन को लैक्टोजन हार्मोन भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि LTH का मुख्य कार्य क्या है, ये कि गर्भावस्था के दौरान स्तनों की वृद्धि करता है, साथ ही दुग्ध निर्माण उसके स्रावण को प्रेरित करता है, इसलिए इसका नाम क्या नाम दे दिया, लैक्टोजन हार्मोन। ठीक है। अगला है मतलब जो ये तो जितने भी जो 6 हार्मोन थे ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होने वाले थे। अब है पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली यानी न्यूरोएड्रिनो हाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक है वेसोप्रोसिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। देखिए जो वेसोप्रोसिन हार्मोन है उसको ADH हार्मोन भी कहते हैं, यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या कहेंगे, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है, यह हार्मोन DCT यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका, आपने उत्सर्जन तंत्र में मूत्र निर्माण की क्रिया पढ़ी होगी, उसमें जो वृक्काणु है नेफ्रॉन, उसका एक भाग है दूरस्थ कुंडलित नलिका। उस दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनः जल अवशोषण को प्रेरित करता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहते हैं। यानी जल अवशोषण को प्रेरित करता है, इसलिए इसको अपन मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहते हैं। और अगर मान लो जब व्यक्ति में ADH हार्मोन की अधिकता हो जाती है, जब किसी व्यक्ति में इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो मूत्र में जल की मात्रा कम हो जाती है, यानी और मूत्र कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। यानी जब किसी व्यक्ति में ADH हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो उसके मूत्र में जल की तो कमी हो जाएगी और उसका मूत्र कैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और वहीं अगर मान लो ADH की कमी हो जाती है, जब किसी व्यक्ति की बॉडी में ADH की कमी हो जाती है तो उसका मूत्र कैसा हो जाता है, पतला, और रुधिर कैसा हो जाता है उसका, गाढ़ा। उसका रुधिर कैसा हो जाएगा, गाढ़ा, जिससे मूत्रलता व डायूरेसिस कहते हैं, जिस रोग को अपन क्या बोलेंगे, मूत्रलता या डायूरेसिस। इससे व्यक्ति मूत्र की अधिक मात्रा उत्सर्जित करता है, इससे व्यक्ति को बार बार क्या लगता है, मूत्र लगता है, और इस क्रिया को अपन क्या बोलेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। यानी जब व्यक्ति में ADH हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसका मूत्र पतला हो जाता है और रुधिर गाढ़ा हो जाता है, और जिससे व्यक्ति को बार बार क्या लगता है, मूत्र लगने लगता है, और उस रोग को अपन क्या बोलेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस। समझ में आ गया होगा। और एक और मुख्य कार्य है इसका कि यही एक हार्मोन है जो बॉडी में रक्त दाब को बढ़ाता है, यानी ये हार्मोन क्या करता है, बॉडी में रक्त के दाब को बढ़ाता है। अगला जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए इस ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम है पीटोसिन। देखिए यह हार्मोन क्या करता है, यह हार्मोन दुग्ध निष्कासन को व गर्भावस्था की अनैच्छिक पेशियों में संकुचन को प्रेरित करता है, यानी कि दुग्ध निष्कासन को और गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों में संकुचन को प्रेरित करता है। साथ ही प्रसव पीड़ा भी यही हार्मोन उत्पन्न करता है। जब प्रसव की क्रिया होती है उस समय जो पीड़ा उत्पन्न होती है, जिसको लेबर पेन बोलते हैं, वो कौन सा हार्मोन प्रेरित करेगा,
ऑक्सीटोसिन। साथ ही प्रसव के बाद गर्भाशय की दीवार को पुनः सामान्य बनाने का कार्य भी कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही करता है। देखिए दोस्तों, आप इस चैनल मतलब ये जो है आज की क्लास थी उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। अगर मान लो आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरा भी ये चैनल सक्सेस हो सके और आपको भी इससे प्रॉफिट हो सके। और जिन जिन व्यक्तियों को इसकी आवश्यकता है, आपको लगे कि इससे अपन को फ़ायदा मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।